एक छोटा सा लड़का सिर्फ 4 साल का अपने घर के बाहर खेल रहा था और अगले ही पल वो नदी में मरा हुआ मिलता है। हाथ और पैर दोनों बंधे होते हैं और उसके साथ साथ एक अनोनिमस लेटर भी जिसमें लिखा होता है, आई हैव टेकन माई रिवेंज। ये कहानी इतनी डार्क, इतनी ट्विस्टेड है कि 40 साल बाद भी फ्रांस इसका जवाब ढूंढ रहा है। आज हम डाइव करेंगे ग्रेगरी विल्मन मर्डर केस में, एक मिस्ट्री जो फैमिली सीक्रेट्स, जेलसी और एक गांव के छुपे राज से शुरू हुआ। एक छोटा सा गांव वोजस माउंटेन के पास फ्रांस में। यहाँ रहता था विल्मन परिवार, जीन मैरी विल्मन, उसकी वाइफ क्रिस्टीन और उनका 4 साल का बेटा ग्रेगरी। ये एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली थी। जीन मैरी एक सक्सेसफुल आदमी था, कार पार्ट्स फैक्ट्री में एक फोरमैन था और शायद उसकी यही सक्सेस कुछ फैमिली के लिए जेलसी का रीज़न बन गई। सितंबर 1981 से विलेमेंस के साथ कुछ स्ट्रेन शुरू हुआ। उनको गुमनाम लेटर्स और फ़ोन कॉल्स आने लगे। ये लेटर्स और कॉल्स सिर्फ थ्रेटनिंग ही नहीं बल्कि डीपली पर्सनल भी थे। सेंडर को फैमिली के बारे में सब कुछ पता था, जैसे उनकी डेली लाइफ, उनके सीक्रेट्स। एक कॉल में एक आदमी ने जीन मैरी को बॉस भी कहा था। बाकी लेटर्स में लिखा होता था, आई हैव ऑल योर हाइट्स, आई हेट यू सो मच, द डे यू डाई आई विल स्पिट ऑन योर ग्रेव। ये हरेसमेंट 3 साल तक चला। फैमिली ने पुलिस को भी बुलाया लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर आया वो ट्रेजिक दिन, 16 अक्टूबर 1984। ग्रेगरी अपने घर के फ्रंट यार्ड में खेल रहा था। क्रिस्टीन की माँ घर के अंदर काम कर रही थी। शाम 5 बजे जब वो बाहर चेक करने आई, ग्रेगरी गायब था। क्रिस्टीन ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और बताया कि उसका बेटा मिसिंग है। लेकिन असली शॉक तब लगा जब शाम 5:30 बजे ग्रेगरी का अंकल माइकल विलेमन को एक एनोनिमस कॉल आया। कॉलर ने कहा, आई हैव किडनैप्ड द बॉय, आई हैव स्ट्रैंगल्ड हिम एंड थ्रोन हिम इनटू द ब्लॉन्ग रिवर, आई हैव माई रिवेंज। ये सुनकर फैमिली का दिल दहल गया। पुलिस ने सर्च शुरू करी और रात 9 बजे के करीब ग्रेगरी की बॉडी ब्लॉन्ग रिवर में मिली, गांव से 7 किलोमीटर दूर। उसके हाथ और पांव दोनों रस्सी से बंधे हुए थे और फेस पर उसकी वुलन हैट नीचे की तरफ खींची हुई थी। शॉकिंगली उसके चेहरे पर कोई भी इंजरी नहीं थी, जैसे वो पीसफुली मारा गया हो। डॉक्टर्स ने बोला कि वो डूबने की वजह से मरा, लेकिन एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ आज भी अनक्लियर है। मर्डर के अगले दिन 17 अक्टूबर 1984 को जीन मैरी के घर एक और गुमनाम लेटर आया। ये लेटर पोस्ट मार्क था 16 अक्टूबर से, मतलब मर्डर के दिन ही भेजा गया था और इसको भेजने वाला था ले कॉर्बो, हिंदी में द क्रो। इस लेटर में लिखा था, आई होप यू डाई ऑफ ग्रीफ बॉस, योर मनी वॉन्ट ब्रिंग योर सन बैक, हियर्स माई रिवेंज यू बास्टर्ड। ये पढ़कर फैमिली और पुलिस दोनों स्टन रह गए। ये लेटर प्रूफ था कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था और किलर का मोटिव रिवेंज था। लेकिन कौन था ये द क्रो, और रिवेंज वो भी किस चीज़ का? पुलिस को लगता था कि ये फैमिली के आपसी रंजिश का रिजल्ट है। विलेमन फैमिली में टेंशंस थी, जेलसी और राइवलरी की वजह से। पहला सस्पेक्ट था बर्नार्ड लार्चे, जीन मैरी का कज़न। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने कहा कि बर्नार्ड की हैंडराइटिंग एनोनिमस लेटर से मिलती है। और एक बड़ा क्लू आया जब बर्नार्ड की सिस्टर इन लॉ 15 साल की म्यूरियल ने पुलिस को बताया कि उसने बर्नार्ड को ग्रेगरी के साथ मर्डर के दिन देखा। 5 नवंबर 1984 में बर्नार्ड को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आया। म्यूरियल ने बाद में अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, ये कहकर कि पुलिस ने उस पर प्रेशर डाला था। बर्नार्ड के सपोर्टर्स ने भी कहा कि वो इनोसेंट है। 4 फरवरी 1985 को बर्नार्ड रिलीज हो गया, लेकिन जीन मैरी को यकीन था कि बर्नार्ड ही उसके बेटे का कातिल है। उसने पब्लिकली बोला कि वो बर्नार्ड को मार देगा। फिर एक और ट्रेजेडी हुई। 29 मार्च 1985 को जीन मैरी ने अपनी हंटिंग राइफल उठाई और बर्नार्ड को गोली मार दी। बर्नार्ड की डेथ स्पॉट पर ही हो गई। जीन मैरी ने तुरंत सरेंडर कर दिया और उसको मर्डर के लिए जेल भी भेजा गया, वो भी 5 साल के लिए। इस इंसिडेंट ने केस को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। अब मेन सस्पेक्ट तो मर चुका था, लेकिन क्या वो सच में मर्डरर था? बर्नार्ड को मारने के बाद इन्वेस्टिगेशन का फोकस शिफ्ट हुआ क्रिस्टीन विलेमन पर, ग्रेगरी की माँ। कुछ विटनेस ने कहा कि उन्होंने क्रिस्टीन को मर्डर के दिन पोस्ट ऑफिस में देखा था, जहां से वो लेटर भेजा गया।
हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि ये लेटर क्रिस्टीन ने भी लिखा हो सकता है। जुलाई 1985 में क्रिस्टीन को अरेस्ट कर लिया गया और मर्डर का चार्ज भी लगाया गया। वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी और जेल में हंगर स्ट्राइक पर चली गई। 11 दिन बाद उसको कोर्ट ने रिलीज कर दिया क्योंकि एविडेंस वीक थे। लेकिन इस स्ट्रेस की वजह से क्रिस्टीन का मिसकैरेज हो गया। उसने अपने ट्विंस में से एक को खो दिया। क्रिस्टीन पर केस चलता रहा। फाइनली 1993 में फॉर्मली उसको क्लियर किया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं थे। लेकिन अब सवाल ये है, अगर बर्नार्ड नहीं, क्रिस्टीन नहीं, तो फिर कौन? केस को कई बार रीओपन किया गया। जो एनोनिमस लेटर्स आए थे उनके स्टैम्प की डीएनए टेस्टिंग भी करी गई, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर 2008 में रोप और लेटर्स पर दोबारा डीएनए टेस्टिंग हुई, पर फिर भी कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। उसी साल पहले इन्वेस्टिगेशन जज माइकल लैम्बर्ट ने सुसाइड कर लिया। जज ने अपने लास्ट लेटर में ये लिखा था कि ग्रेगरी केस ने उसको बहुत हॉन्ट किया था। आज तक ग्रेगरी विलमैन का मर्डरर कौन था ये पता नहीं चला। केस अभी भी ओपन है और फ्रांस के लोग इसको भूल नहीं पाए। इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, जैसे हु किल्ड द ग्रेगरी, और इसके ऊपर कई बुक्स भी लिखी गई। लेकिन सवाल ये है कि कौन था वो ले कॉर्बियो द क्रो जो ये लेटर्स भेज रहा था? क्या जेलसी और रिवेंज ने एक छोटे बच्चे की जान ले ली, या फिर इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट है जो अब तक रिवील नहीं हुआ?